चलिए क्वेश्चन 7 पे आ जाए। क्वेश्चन 7 पार्ट ए में कोई इशू नहीं। पार्ट बी डिस्कस कर दें। चलिए कह रहे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स वाज सच दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू ऑब्जर्व द फिजिकल स्टॉक काउंट। कहता है कि जी अपॉइंटमेंट ऑडिटर की उस वक्त हुई जब स्टॉक काउंट हो चुका होगा, यानी बाद में हुई, स्टॉक काउंट नहीं कर सका। However, they have satisfied themselves through alternative audit procedure. लेकिन वो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर के जरिए से सेटिस्फाई हो गए हैं। बताइए क्या स्कोप लिमिटेशन एग्जिस्ट करते हैं? नहीं करते। तो एविडेंस मिल गया, ओपिनियन क्या होगा? अनमोडिफाइड ओपिनियन। जी हाँ, सोल्यूशन में अदर मैटर पैराग्राफ, बिल्कुल। अब बताइए अदर मैटर पैराग्राफ क्यों डिस्कस किया गया? क्योंकि पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया होगा। क्वेश्चन में कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे हमें पता चल रहा है कि पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया? जी अच्छा, अंडरलाइन कीजिए इस लफ्ज को, अपॉइंटमेंट के लफ्ज को। अपॉइंटमेंट के लफ्ज सुन लीजिए। अपॉइंटमेंट के लफ्ज हमें कैसे पता चल रहा है कि पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया है? देखिए अगर पिछले साल का ऑडिट भी हमने ही किया हो और इस साल का ऑडिट के लिए भी हमें ही अपॉइंट किया गया हो, तो फिर क्वेश्चन में वर्ड अपॉइंटमेंट का नहीं यूज करता, क्वेश्चन में वर्ड यूज करता है रीअपॉइंटेड। इससे हमें पता चलता है कि हाँ पिछले साल का ऑडिट हमने ही किया था, इस साल के लिए भी हम अपॉइंट हुए हैं। अब यहाँ पे जो लफ्ज अपॉइंटमेंट है इसका मतलब क्या है कि पिछले साल का ऑडिट हमने नहीं किया, वरना लॉजिकली देखिए वो वर्ड क्या यूज करता है? रीअपॉइंटेड का। तो इससे हमें पता चला कि पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? इसलिए हमने उसे कहा कि हम अदर मैटर पैराग्राफ भी इंक्लूड करेंगे। अब ये भाई मुझे बताएंगे कि अदर मैटर पैराग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं हम इस केस में। ये तो हमें पता ना, सिचुएशन अदर मैटर की एग्जांपल्स में हमने पढ़ा हुआ है। अब उसमें ड्राफ्टिंग भी तो थी, आपको ड्राफ्टिंग की एग्जांपल कहा था ना याद करनी है। जी मेरे भाई कुछ नहीं पता, क्यों नहीं याद किया मेरे भाई ने? जी भूल गया जी। हाँ अब पलटे सफे। जी मेरे भाई आप बताइए अदर मैटर पैराग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी है? हाँ स्टेटमेंट लिखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर हैज बीन ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर या अनऑडिटेड। इसके बाद पिछले साल का ऑडिट अगर किसी और ने किया, पहली लाइन ये लिख दी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। इसके बाद क्या लिखते हैं? तीन चीजें लिखते हैं बाय डिफॉल्ट। उस पैराग्राफ में तीन चीजें। पहली स्टेटमेंट पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया है, दूसरी स्टेटमेंट क्या लिखते? टाइप ऑफ ओपिनियन, उसने कौन सा ओपिनियन दिया है, और तीसरी स्टेटमेंट डेट ऑफ ओपिनियन, किस दिन ओपिनियन दिया। ठीक है, तो अदर मैटर में ये तीन चीजें। और ये भाई मुझे ये बताइए अदर मैटर की तीन चीजें समझ आ गई आपको? इसके साथ ही एक और भी पैराग्राफ था एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ, उसमें भी बाय डिफॉल्ट हम तीन चीजें इंक्लूड करते हैं। मेरे भाई जरा आप बताइए कौन सी? मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड, क्लियर रेफरेंस देते हैं उसका, और रेफरेंस टू द नोट्स टू अकाउंट जहां पे उसकी डिस्कशन हुई है। ऑडिटर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। अब आपने मेरी तरफ ही देखते रहना, नीचे नहीं देखना। अब जरा इसकी ड्राफ्टिंग की एग्जांपल सुना दीजिए। हाँ चलें कोई बात नहीं। तो ये अदर मैटर पैराग्राफ वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? चलिए क्विक सी रिवीजन भी हमने कर ली। बी में कोई और इशू? चलिए सी की तरफ चलते हैं। सी में कोई प्रॉब्लम? सी डिस्कस कर दें। कह रहे मैनेजमेंट हैज नॉट काउंटेड फॉर द फुल लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेच्युटी। पूरी लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की। मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट इट इज ए डेफर्ड लायबिलिटी एंड नॉट ए करंट वन। वो कहते हैं कि जी ये डेफर्ड लायबिलिटी है, करंट वन थोड़ी अभी थोड़ी पे करनी है, बाद में पे करनी है, तो जब पे करनी होगी तब रिकॉर्ड कर लेंगे इसको। अभी पूरी लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की। तो सही कह रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। इम्पैक्ट इज मटीरियल बट नॉट परवेसिव इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, मटीरियल मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटीरियल, क्वालिफाइड ओपिनियन। जी और कोई क्वेश्चन? 3 अपने सामने रखिए केस स्टडी। क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके सामने वॉल्यूम 2 का पेज 13 नहीं है? सबके सामने है। चलिए क्वेश्चन 3,
You are carrying out an audit of a company engaged in the manufacturing of pharmaceutical products. The company has two manufacturing plants, one of which has been temporarily closed owing to lack of demand. एक प्लांट कह रहा है कि हमने डिमांड कम होने की वजह से बंद कर दिया है. The management contends that depreciation should not be charged on the assets of the closed plant. वो कह रहा है जो प्लांट हमने क्लोज कर दिया उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसको यूज ही नहीं कर रहे. Impact of not charging depreciation is material to the financial statements. Effect material है. What should auditor do in this situation? इस सिचुएशन में ऑडिटर को क्या करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट को समझिए. उसने ये नहीं कहा कि मुझे इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ. उसने कहा क्या व्हाट शुड ऑडिटर डू इन दिस सिचुएशन. दोनों में फर्क क्या है? हाँ, इसमें हमने कोर्स ऑफ एक्शन भी बताना है. अगर वो कहता है इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ, सिर्फ इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट बताओ, तो फिर हम उसे ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन ना बताते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बताते हैं कि ओपिनियन किस किस्म का होगा, एमसीक्यू मैटर, अदर मैटर या अदर मॉडिफिकेशन आनी है उसके बारे में बताते हैं. यहाँ पे हमें ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन भी बताना होगा स्टेप बाय स्टेप कि उसने क्या करना, जो कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है कि अगर मिस स्टेटमेंट हो तो ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, स्कोप लिमिटेशन हो तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा. पहले ये बताइए ये मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, क्योंकि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो तब से डेप्रिसिएशन शुरू कर दो. एक्चुअली यूज है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, इससे गर्ज नहीं, तो हमें इसमें डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी चाहिए. मिस स्टेटमेंट है. व्हाट शुड ऑडिटर डू? इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं पहले बताना, पहले ऑडिटर देखे क्या भागदौड़ करेगा. ऑडिटर मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि करेक्ट कर ले. अगर मैनेजमेंट नहीं करती तो 2 चाबी गवर्नेंस को कम्युनिकेट करेगा. उसके बाद फिर हम आगे आएंगे इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट के ऊपर कि मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल है, क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाए. क्लियर? कोई इश्यू तो नहीं है. यहां पे सिर्फ एक चीज एडिशनल आपके साथ शेयर कर रहा हूं. आपने डेप्रिसिएशन के कितने मेथड पढ़े हैं? एक 5 काफी सारे हैं, लेकिन जो फेमस है वो तो 2 है, रिड्यूसिंग बैलेंस और स्ट्रेट लाइन बैलेंस, और इसके अलावा एक आउटपुट मेथड भी है. यहां पे बताइए क्या उसने डेप्रिसिएशन मेथड हमें बताया कौन सा यूज हो रहा है? अगर तो ये रिड्यूसिंग बैलेंस या स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब है कंफर्म है मिस स्टेटमेंट है. लेकिन बताइए अगर ये आउटपुट मेथड यूज कर रही है कंपनी, क्या फिर मिस स्टेटमेंट है? फिर मिस स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि आउटपुट मेथड में डेप्रिसिएशन तभी रिकॉर्ड की जाएगी जब आउटपुट होगी, और जितनी आउटपुट है उस लिहाज से रिकॉर्ड की जाएगी. तो इसलिए इस क्वेश्चन में अगर आप चाहें तो आंसर 2 हिस्सों में लेके जा सकते हैं. एक तो ये कि अगर स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो क्या होगा, और दूसरा अगर आउटपुट मेथड है कंपनी का तो फिर ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा. आउटपुट मेथड में जाहिर है मिस स्टेटमेंट नहीं होगी, ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा, ठीक है, वरना नहीं तो जो मोस्ट प्रोबेबल. आपको पता है हमारा ऑडिट में रूल क्या है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन जरूरी है और क्वेश्चन में उसने नहीं दी, हम ऑल पॉसिबल सिचुएशंस को कवर करते हैं, लेकिन अगर टाइम कम हो तो मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन को कवर करना है. तो या तो आप दोनों सिचुएशन कवर कर दें या मोस्ट प्रोबेबल वाली, कौन सी वाली, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग, ज्यादातर यही मेथड होता है ना, इसको कवर करता है. क्वेश्चन 3 क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? गोइंग कंसर्न इधर किधर, इसमें क्वेश्चन में किस इंफॉर्मेशन से आपको लग रहा है गोइंग कंसर्न की इंडिकेशन है? प्लांट क्लोज किया है, कह रहा है टेम्परेरीली, आरजी तौर पे होता है. कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है 6 महीने चलती है, 6 महीने बंद, तो कह रहा है आरजी तौर पे क्लोज किया है. इसमें वो ये थोड़ी कह रहा है परमानेंटली क्लोज. हमारा एक ही प्लांट था और वो भी हमने क्लोज कर दिया, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया. इस तरह का इशू होता तो फिर हम गोइंग कंसर्न के बारे में सोचते. भाई हमारी 2 प्रोडक्ट थी जिससे 70% रेवेन्यू आ रहा था, वो फ्लॉप हो गई, गोइंग कंसर्न सोचेंगे. लेकिन अगर रूटीन में वो कहता है कि एक प्रोडक्ट है, बहुत सी प्रोडक्ट्स है, उनमें से एक प्रोडक्ट एनआरवी पे आ रही है, तो इससे गोइंग कंसर्न इशू नहीं है. ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई गोइंग कंसर्न का इशू नहीं है. कह रहे हैं आरजी तौर पे बंद हुआ, इसका मतलब है फ्यूचर में फिर खुल जाएगा प्लांट. चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 6 अपने सामने रखिए जी. 6A में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा मुझे ये बताइए 6A में पहले
अगर कंपनी के खिलाफ कोई केस चल रहा था सेशन कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, और वो कंपनी ने विन कर लिया, अब हाई कोर्ट में वो अपील फाइल की गई अपोनेंट की तरफ से, बताइए हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में केस का जीतना, क्या इस बात का एविडेंस है कि हाई कोर्ट में भी हम केस जीत जाएंगे? नहीं। अब हाई कोर्ट में क्या सिचुएशन होगी वो हमने अलहदा से लॉयर से पूछनी है। लोअर कोर्ट का डिसीजन इस बात का एविडेंस नहीं होता कि हाई कोर्ट का डिसीजन क्या होगा। ठीक है, तो हमें हर दफा, जैसे अगर लोअर कोर्ट का केस हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट का केस डिसाइड हुआ, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में गई, तो हमें उस वक्त की अपडेटेड सिचुएशन के मुताबिक डिसीजन करना होगा कि हमें डिस्क्लोज करना है या प्रोविजन रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा था कि केस पेंडिंग है, कंपनी ने प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की और डिस्क्लोज भी नहीं किया, तो कम से कम डिस्क्लोजर तो जरूर होना चाहिए था, इसलिए ये मिस स्टेटमेंट है। बी, अच्छा बी में कह रहा है आपके पास लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं। अच्छा सुन लीजिए, मुझे ये बताइए, एक कंपनी ने गाड़ी खरीदी, बिजनेस कंपनी का नहीं है गाड़ी सेल करने का, गाड़ी खरीदी और इस गाड़ी को कुछ अरसा इस्तेमाल किया, बताइए ये करंट एसेट में आएगी या नॉन करंट एसेट में? नॉर्मली नॉन करंट एसेट में आएगी, लेकिन ये कंपनी की इंटेंशन पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी की इंटेंशन है कि अब इसको सेल कर देना है तो फिर याद रखिए करंट में आ जाएगी। ये कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ अकाउंटिंग में। एग्जैक्टली उसी तरह जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो वो करंट एसेट में आने चाहिए कि नॉन करंट एसेट में, डिपेंड करता है हमारी इंटेंशन क्या है। अगर तो हमारी इंटेंशन ये है कि हमने प्रॉफिट पर्पस के लिए खरीदा है, जैसे शेयर प्राइस बढ़ेगी इसको सेल कर देंगे, तो फिर से करंट एसेट्स में आना चाहिए। और अगर हमारी इंटेंशन है नहीं इसको होल्ड करेंगे कई सालों तक, इस दूसरी कंपनी को फिर आहिस्ता आहिस्ता शेयर परचेज करके हम एसोसिएटेड कंपनी या सब्सिडरी कंपनी बनाएंगे, तो उस सूरत में ये नॉन करंट एसेट में आना चाहिए। ठीक है, अब अगर करंट एसेट में लिखते हैं तो रूल के मुताबिक सारे के सारे करंट एसेट्स आपको पता है कि वो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड होते हैं, रिकवरेबल अमाउंट पे रिकॉर्ड होते हैं, और नॉन करंट एसेट में हमारी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, नॉर्मली नॉन करंट एसेट जो है वो कॉस्ट पे हम लिखते हैं। अगर फिक्स एसेट्स आपने कॉस्ट पे रखे हैं, मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो गई, देखिए पर्पस हमारा फिक्स एसेट्स को सेल करना नहीं, ठीक है, यूज करना है, कॉस्ट पे रखे, मार्केट में प्राइस डिक्रीज हो गई, क्या उसके मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड कर दें? क्या उसकी कॉस्ट को डिक्रीज करते हैं? नहीं डिक्रीज करनी हमने। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जब हमारे एसेट्स कॉस्ट पे आ रहे होते हैं तो मार्केट वैल्यू में जो चेंज होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरह यहां पे कंपनी ने शेयर्स खरीदे गए। ठीक है, कह रहा है कि जी शेयर्स हमने जो खरीदे हैं ये किस पर्पस के लिए खरीदे हैं। ठीक है, क्या पर्पस उसने हमें बताया? कह रहा है कंपनी हैज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ ए लिस्टेड कंपनी, मार्केट वैल्यू इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन कॉस्ट एंड द कंपनी हैज नॉट मेड एनी प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू। कह रहा है वैल्यू डिक्रीज हुई है, मार्केट वैल्यू, कंपनी ने कोई प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की। हाउएवर द मार्केट वैल्यू इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंटेंशन ऑफ द कंपनी, कंपनी का आर्गुमेंट क्या है कि इन्वेस्टमेंट इज लॉन्ग टर्म इन नेचर। लॉन्ग टर्म को अंडरलाइन कीजिए कि हमने जो इन्वेस्टमेंट परचेज की है ये लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है। एंड द प्रेजेंट डिमिनिशन इज टेम्परेरी, और ये जो वैल्यू डिक्रीज हुई है ये आर्जी तौर पे डिक्रीज हुई है। इफेक्ट ऑफ डिमिनिशन इन वैल्यू इज मटेरियल, इफेक्ट मटेरियल है। अब बताइए हमने ऐसे शेयर्स खरीदे लॉन्ग टर्म, बताइए मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं इसको या कॉस्ट पे? कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया, मार्केट वैल्यू कम हो गई, क्या राइट डाउन करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये एसेट हमारा कॉस्ट पे। हाँ, अगर हमने इसको शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए खरीदा होता, ठीक है, तो फिर उस वक्त हम इसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। ये बिल्कुल एग्जांपल ऐसे ही है, इसको समझने के लिए यूज में लेके आए कि अगर हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, कॉस्ट पे हम कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट किया, तो अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं, डिक्रीज करते हैं ना इंक्रीज पे करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह ये भी हमारा लॉन्ग, अगर क्वेश्चन सारा यही होता शॉर्ट टर्म कह देता वो, तो फिर हम कहते हैं कि इसको रिकॉर्ड करनी चाहिए वैल्यू को मार्केट वैल्यू पे, वरना मिस स्टेटमेंट है। जी मेरे भाई। अच्छा, स्पेसिफिकली हमने पढ़ा हुआ है कि दो पार्ट्स होते हैं कि इन्वेस्टमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स।
ये जो आप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स के केस में वैलिड है कि उसे कॉस्ट बेसिस जिसे उस स्टैंडर्ड में अमोर्टाइज कॉस्ट कहा गया है। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इक्विटी के हवाले से यानी जो शेयर्स हैं उसमें स्पेसिफिकली प्रोहिबिट किया गया है कि हम उसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कंडीशंस मीट नहीं होती हैं। इसके पास हमारे पास ऑप्शन ही सिर्फ दो होते हैं, या फिर हम उसे अदर कम्प्रीहेंसिव के थ्रू लेके जा सकते हैं उसका गेन या लॉस है, या फिर प्रॉफिट और लॉस के थ्रू। इसमें अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे नहीं रिकॉर्ड कर सकते। नहीं नहीं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, देखें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, अच्छा पहली चीज तो ये, शाबाश शाबाश, वैसा बिल्कुल अच्छा। अब मैं आपको बताया था, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो शेयर्स होते हैं इनकी अकाउंटिंग 3 तरीकों से होती है। इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं, एक होती है कॉस्ट, और दूसरी होती है मार्केट वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरी होती है एट मार्केट वैल्यू थ्रू कम्प्रीहेंसिव इनकम। ठीक है, ये अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम, ये 3 तरह से होती है। इक्विटी में हम उसको फिर क्लासीफाई करते हैं। अब इसमें उसने मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पे हम जो मेथड जो लगा रहे हैं उसकी नेचर है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए वो कहता है कि आप इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं नॉर्मली। ठीक है, आप अकाउंटिंग के टीचर से बहरहाल कंफर्म कर सकते हैं अकाउंटिंग के। जी अच्छा, नहीं इस बारे में मुझे क्लास में और कोई स्टूडेंट जो इनकी बात को कॉरोबरेट कर सकता हो? नहीं नहीं, सिंपल देखिए, कंसेप्ट कम्प्लेक्स ना कीजिए। अगर इतनी कम्प्लेक्सिटी है भी तो ऑडिट में इस क्वेश्चन में उसने टेस्ट नहीं की। कंसेप्ट सिंपल बनाना है आपने, क्या कि अगर हमारे इन्वेस्टमेंट जो हमने खरीदी शॉर्ट टर्म के लिए करंट एसेट में जाएगी, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदी तो फिर हमारी नॉन करंट एसेट में जाएगी और कॉस्ट पे आ गई। सिर्फ ये कंसेप्ट मैं बिल्ड करवा रहा हूं। ठीक है, ये कंसेप्ट सिर्फ इतना आपने बिल्ड करना है। इससे आगे फर्दर अगर कम्प्लेक्सिटी इसमें है तो वो हमारे ऑडिट में टेस्ट नहीं होगी, काउंटिंग के पेपर में डेफिनेटली टेस्ट होगी। अब ये इस जितना कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं इसमें भी आपको आपका डिसएग्रीमेंट है। अच्छा चलिए, वो किसी हम अकाउंटिंग टीचर से फिर कंफर्म, मैं नोट कर लेता हूं, इसको कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे होंगे, लेकिन अभी मैं किसी से ओपिनियन ले लूं इस चीज के ऊपर, फिर उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, बहरहाल क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन की हद तक कंसेप्ट हमने क्या बनाया है, जो मैंने आपको बताया है कि अगर हमने शेयर्स परचेज किए लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए तो वो आएंगे हमारे कॉस्ट में और नॉन करंट एसेट में जाएंगे, और शॉर्ट टर्म के लिए परचेज किए तो करंट एसेट में, और वैल्यूएशन मार्केट वैल्यू पे होगी। जी, तो यहां पे कह रहा है कि जो लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए था तो हम कहेंगे ठीक है, अब इसे मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं होने की जरूरत, मिस स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, मिस स्टेटमेंट नहीं। जी जी, मार्केट वैल्यू का डिस्क्लोजर मेरा ख्याल है जरूरी होता है। ठीक है जी, तो फिर मिस स्टेटमेंट होता है। जी एक मिनट, हमारे भाई से कंफर्म करें, मार्केट वैल्यू का डिस्क्लोजर जरूरी होता है? मुझे नहीं पता, नहीं मैं सही पूछ रहा हूं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। ऐसे ना करें यार, अगर कॉस्ट पे मार्केट वैल्यू का डिस्क्लोजर जरूरी होता है? हाँ, आपका पॉइंट ऑफ जी ठीक है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक डिस्क्लोजर जरूरी नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी में कोई इशू? जी पूछे, नहीं जी पूछिए। शॉर्ट टर्म का डिस्कस, जो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी है, इसमें जो शॉर्ट टर्म वाला कंसेप्ट डिस्कस किया गया वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया गया है कि अभी तो ICAP ने ये लॉन्ग टर्म के साथ पूछा, अगर शॉर्ट टर्म के साथ पूछा तो फिर क्या होता, वरना डिस्कस करना जरूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने स्पेसिफिकली हमें बता दिया कि ये लॉन्ग टर्म है। सी में कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर लें। चलिए, कह रहा है कंपनी इज यूजिंग LIFO मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स, द इफेक्ट ऑफ यूजिंग द LIFO मेथड इज डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज ए मटेरियल फिगर।
जी क्या लाइफो के ऊपर वैल्यूएशन अलाउड है इन्वेंट्री के? अलाउड नहीं है, ठीक है, तो ये मिस स्टेटमेंट हो गई। अब इफेक्ट मटेरियल है तो ओपिनियन कौन सा होगा? क्वालिफाई। अब आते हैं 21 के बाद 23। अच्छा 23 की रिक्वायरमेंट जी मेरे भाई, जो आप कॉर्नर वाले स्टूडेंट, 23 की रिक्वायरमेंट में एक खास बात है, वो क्या है? क्वेश्चन 23 की रिक्वायरमेंट में एक खास बात है, वो क्या है? जी मेरे इम्प्लीकेशन ऑडिट बोर्ड, वो तो भाई हर क्वेश्चन में पूछता है ना, वो तो हमारे लिए आम सी बात हो गई है। वो कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट बताओ कि एक्सपेंस में क्या इंक्रीज आएगा, एसेट्स में क्या डिक्रीज आएगा और दूसरी चीजें। इसका मतलब है जहां कहीं मिस स्टेटमेंट हुई, हमने उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका इफेक्ट बताना है कि उसे क्या करना चाहिए। जैसे अगर वो ये कहता है कि हमने कुछ एसेट्स थे, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि रिपेयर नेचर के थे, उनको कैपिटलाइज कर दिया, तो हम क्या कहेंगे इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि भाई रिपेयर एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर दिया जाए और फिक्स एसेट्स को डिक्रीज कर दिया जाए। यह है इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले वाला केस जी बताइए, कोई इशू? क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसका ये ख्याल है कि ये नेक्स्ट ईयर की ट्रांजैक्शन इस साल में रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए? चले शुक्र है। सब्सिक्वेंट इवेंट वाला पता है ना हमें, सब्सिक्वेंट जस्टिंग इवेंट। हाँ, इसमें कह रहा है कि जी ये चूंकि एक हमारा मेजर डेटर था, 35% से ज्यादा रेवेन्यू एक ही डेटर से आ रहा था, अब वो डेटर जो है वो बैंकरप्ट हो गया, तो बताइए क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा फ्यूचर में? बिल्कुल। अब अगर जल्द ही हम अल्टरनेटिव सेलर कस्टमर्स नहीं ढूंढते तो हमारा बिजनेस जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो इसीलिए ये गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट भी आ रहा है। किस वजह से? 35% ऑफ रेवेन्यू की वजह से। इसी तरह किसी क्वेश्चन में कहें कि आपकी टोटल 3 प्रोडक्ट्स हैं, एक पे 35% सेल रेवेन्यू होता है, दूसरे पे भी 35%, तीसरे से 30% रेवेन्यू जनरेट होता है, और एक 35% वाली प्रोडक्ट आपकी फ्लॉप हो गई, ऑब्सोलीट हो गई, बताइए सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ा कि नहीं हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे? गोइंग कंसर्न का अगर जल्दी हमने नई प्रोडक्ट ना उसकी रिप्लेसमेंट आइटम ना डेवलप कर ली तो हमारे लिए अखराजात पूरे करना मुश्किल हो जाएगा। ये गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो इस तो जहां कहीं वो कहे मेजर डेटर बैंकरप्ट हो गया, जहां कहीं वो कहे कि मेजर प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गई, जहां कहीं वो कहे मेजर फिक्स ऐसा डिस्ट्रॉय हो गए कि आपको इनडायरेक्टली, ठीक है, इंडिकेशन मिल रही है कि गोइंग कंसर्न का इशू आ रहा है, तो हम क्वेश्चन में उसको भी डिस्कस कर देंगे एक एक्स्ट्रा पॉइंट बना के। तो यहां पे हमें डिस्कस कर देना चाहिए। एक तो ये बता देंगे ना एडजस्टिंग इवेंट वाली बात। सेकंड में कोई प्रॉब्लम? भाई सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं सेकंड में? फिर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, किस में? फर्स्ट में? सेकंड में? मटेरियल इफेक्ट डिस्कस किया गया है। सेकंड की एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखें, पहली चीज बताइए, लिटिगेशन है, अमाउंट प्रोबेबल है या नहीं, सॉरी मेजरेबल है या नहीं? बताइए सेकंड केस में अमाउंट मेजरेबल है कि नहीं? ओ भाई कुछ तो बोले, जिंदा लाशें बन जाते हैं आप। तो क्या अमाउंट मेजरेबल है कि नहीं है? कैसे, क्यों? 10 मिलियन कह तो रहा है, 0 to 10 मिलियन, तो मैं एवरेज 5 मिलियन ना ले लूं? नहीं 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 नहीं, ये अनसर्टेनिटी, ठीक है। ये अमाउंट, अच्छा अगर मेजरेबल नहीं है तो क्या करना? डिस्क्लोज करना, ठीक है इसको। और चूंकि डिस्क्लोज अगर कर दी, उसने बताया हुआ है फाइनेंस, हाँ डू नॉट कंटेन,
तो इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे कि मैनेजमेंट शुड डिस्क्लोज दिस लिटिगेशन। अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं करती तो मिस स्टेटमेंट है। इफेक्ट क्या है? इमटेरियल मटेरियल के परवेसिव मटेरियल, ठीक है। अच्छा जीरो भी तो है, जीरो नहीं हो सकता। याद रखें जब हमने डिसाइड करना है ना मटेरियल के परवेसिव, तो जो मैक्सिमम अमाउंट है उसके साथ कंपेयर करेंगे जो उसने रेंज दी होगी, क्योंकि इन वर्स्ट केस 10 मिलियन का इफेक्ट ही आ सकता है ना। तो 10 मिलियन को कंपेयर कीजिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ 30.1, तो वो 5% से तो ज्यादा है, 50% से कम है, इसीलिए उसे मटेरियल कंसीडर करेंगे। इसी तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में भी 5.89 मिलियन में भी, ठीक है, उसे मटेरियलिटी के साथ कंपेयर किया था जी। अच्छा अगर तो क्लाइंट ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया, मिस स्टेटमेंट। अगर डिस्क्लोज कर दिया है फिर क्या इफेक्ट होगा रिपोर्ट पे? एमसी मैटर पैराग्राफ आना चाहिए कि नहीं? लिटिगेशन है ना, लिटिगेशन में आपको पता है ना हम एमसी मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करते हैं जी। नहीं लिटिगेशन का क्या डिसीजन हो गया है? नहीं, स्टार्ट जब मर्जी हो लिटिगेशन, उससे फर्क नहीं पड़ता। एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है ये तो फैसला तब करेंगे जब डिसीजन आएगा। डिसीजन तो अभी आया ही नहीं केस का। अगर इसी क्वेश्चन में वो कहता ये रेंट के बाद डिसीजन आ गया केस का 7 मिलियन पेनल्टी पे करनी है, तो फिर हम कहते हैं अब ये मेजरेबल है क्योंकि डिसीजन आ गया है। ये रेंट पे ये पहले डिसीजन से पहले नॉट मेजरेबल था, लेकिन अगर ये रेंट के बाद डिसीजन आ गया वो एडजस्टिंग इवेंट होता है, मेजरेबल है, फिर हम 7 मिलियन की परवीन करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि डिसीजन नहीं आया इसीलिए सब्सिक्वेंट इवेंट वाला कंसेप्ट यहां पे राइज नहीं होता। जी मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि अगर एक्सेप्शनल लिटिगेशन हो फिर एमसी मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे, तो यहां पे तो अमाउंट 0 से 10 मिलियन है, तो कैसे पता चला ये एक्सेप्शनल है और हमने एमसी मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना है? हाँ, क्वेश्चन में जितनी भी लिटिगेशन आती है हमें सारी की सारी एक्सेप्शनल होती है जी। वो हम पॉसिबिलिटीज के साथ बता रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया ना, 2 पॉसिबिलिटीज में लेके चला हूं मैं। अगर इसको डिस्क्लोज कर दिया तो क्या करना है, और अगर डिस्क्लोज नहीं किया तो क्या करना है। असूली तौर पे आपको दोनों बातें बतानी चाहिए, लेकिन अगर आप कहते हो नहीं सर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर नहीं है, तो फिर सिर्फ वही बता दे, मिस स्टेटमेंट भी बता दे। दूसरा कंसेप्ट तो मैंने आपको कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बताया ना, ठीक है। थर्ड में क्या कह रहा है कि थर्ड में कोई प्रॉब्लम। अच्छा आप सुन लीजिए, थर्ड में जो फेल होने वाला स्टूडेंट है वो क्या करेगा, वो कहेगा 1.1 मिलियन इमटेरियल है, नो इफेक्ट ऑन रिपोर्ट। फेल। पास होना स्टूडेंट क्या कहेगा, वो कहेगा 1.1 मिलियन जो है इमटेरियल है, आगे कैलकुलेशन शो करवाएगा मटेरियलिटी की कैलकुलेशन शो करवाएगा, और फिर एंड में लिख देगा आई शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन। नहीं, आंसर देने का भी तरीका होता। और जो पोजीशन होल्डर है वो क्या करेगा, वो उसने क्या, वो कहेगा इमटेरियल है इफेक्ट, आगे लिखेगा अमाउंट वाइज 1.1 मिलियन इज इमटेरियल, आइटर shall express unmodified opinion provided it is immaterial on aggregate basis as well as on qualitative basis। अब बताइए, मुझे खुद बताइए, क्या हर इमटेरियल मिस स्टेटमेंट हमेशा इमटेरियल ही होगी कि कभी कोई इमटेरियल मिस स्टेटमेंट मटेरियल भी हो सकती है? इमटेरियल मिस स्टेटमेंट मटेरियल भी हो सकती है, कब? व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिस स्टेटमेंट्स।
दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव क्राइटेरिया। ये मटेरियलिटी की डेफिनेशन में बातें लिखी है ना, ठीक है। ये आपके लेवल पे तो नहीं, आप अगर ये बात, परेशान होने की जरूरत नहीं, परेशान हो गए भाई, आप ये बात नहीं भी लिखते ना कोई नंबर नहीं काटेगा, लेकिन C5 लेवल पे जब वो ये कंसेप्ट पूछता है ना मटेरियल का, तो वो स्टूडेंट से रिक्वायर करता है भाई इसका ये भी बताओ एग्रीगेट बेसिस पे भी मटेरियल है, क्वालिटेटिव भी मटेरियल है, फिर जाके रिपोर्ट पे ओपिनियन दो। डायरेक्ट ओपिनियन ना दे दो, नंबर काट लेता है वो। लेकिन यहाँ पे हाथ होला रखता है वो। यहाँ पे आप अगर इतना बता दे सिर्फ इमटेरियल है, एग्रीगेट वाली बात करना भूल जाए, क्वालिटेटिव वाली बात करना भूल जाए, तो भी कोई इशू नहीं है। इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या आएगा? हाँ जी, ये क्या है, इसको रिकॉर्ड करे, कॉस्ट कैपिटलाइज किया ना, फिक्स एसेट से निकाले, रिपेयर एक्सपेंस इंक्रीज करे, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट भी डाल दे। आप तो पूरी रेक्टिफाइंग एंट्री बना दी आपने, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब यही है कि बताओ रिपोर्ट पे क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, एडजस्टिंग एंट्री बताओ। लेकिन एडजस्टिंग एंट्री हम ऑडिट में स्टेटमेंट फॉर्म में बताते होते हैं कि एक्सपेंस इंक्रीज करेगा, लायबिलिटी इंक्रीज करेगी, एंट्री नहीं पास करनी, डेबिट नहीं करना। पहली केस स्टडी 27 जी, सबके सामने इस वक्त केस स्टडी नंबर 27 है, पेज 18, वॉल्यूम 2 का पेज 18। इसमें बताइए कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी पार्ट में, A B C D E जी। हाँ, पार्ट ए में फिक्स एसेट्स का उसने जिक्र किया, ये इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इसका हमारे क्वेश्चन पे कोई इम्पैक्ट नहीं, क्योंकि असल में जो प्रॉब्लम है वो इन्वेंट्री में है, और इन्वेंट्री में प्रॉब्लम वो देखे क्लियरली बता रहा है कि इफेक्ट मटेरियल है। तो क्वालिफाइड ओपिनियन क्या परवेसिव इसमें डिस्कस करेंगे? नहीं करेंगे, उसने खुद से बता दिया मटेरियल है जी। और कोई क्वेश्चन जी? ई वाला, ई कह रहे हैं कंपनी अप्लाइज स्ट्रेट लाइन बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन वेयर एज द कॉमनली यूज बेसिस इन द इंडस्ट्री इज द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जी। तो क्या हमारा एस्टीमेट डिफरेंट हो सकता है किसी दूसरी कंपनी के साथ? बिल्कुल हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी ओवर टाइम प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही है, ओवर टाइम लगा रही है, तो हो सकता है कि उसका डेप्रिसिएशन रेट ज़्यादा हो किसी दूसरी कंपनी की निस्बत। तो एस्टीमेट्स जो हैं या इवन पॉलिसीज़ भी, वो लाजमी नहीं कि वही हो जो कि इंडस्ट्री में दूसरी कंपनीज फॉलो कर रही है। वो हर इंडस्ट्री अपने नेचर ऑफ बिजनेस सर्कमस्टेंसेस को सामने रख के डिसाइड करती है कि एस्टीमेट क्या होना चाहिए, पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, ठीक है। हमने ये कहीं नहीं पढ़ा कि एस्टीमेट सारे के सारे कंसिस्टेंट होने चाहिए, ठीक है, एस्टीमेट्स रीजनेबल होने चाहिए। अच्छा बताइए, इस सेशन में क्या की ऑडिट मैटर पैराग्राफ इंक्लूड किया जाएगा ऑडिट रिपोर्ट में? वह बताइए, ओपिनियन दिया करें ना, यस करें या नो करें? क्यों नहीं दिया जाएगा? ये वो अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए होता है, ये तो चेंज इन एस्टीमेट है, ठीक है, तो की ऑडिट मैटर भी नहीं आएगा। और कोई क्वेश्चन? सी पार्ट कह रहे हैं बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर्म्ड ए ईयर अगो हैज नॉट टेस्टेड इट्स फिक्स्ड एसेट्स फॉर इंपेयरमेंट। उन्होंने इंपेयरमेंट टेस्टिंग नहीं की कंपनी ने। तो कंपनी का इंपेयरमेंट टेस्टिंग ना करना क्या मिसस्टेटमेंट है? इंडिकेटर्स है तब करेंगे ना, इंडिकेटर्स नहीं तो नहीं करेंगे। अभी कंपनी 1 साल पहले तो बनी, इसका मतलब एसेट्स नहीं होंगे। क्वेश्चन में क्या उसने हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी जिससे पता चले इंडिकेटर है इंपेयरमेंट का, ठीक है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। और की क्वेश्चन? अच्छा, इसमें रिक्वायरमेंट जो है वो मैं थोड़ा आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं। वो कह रहा है एक्सप्लेन विद रीजन द पॉसिबल ऑडिट ओपिनियन विच में बी गिवन। ऑडिट ओपिनियन को अंडरलाइन कीजिए। अगर फर्ज कीजिए इन सिचुएशंस में से किसी सिचुएशन में एमसीज ऑफ मैटर, अदर मैटर, की ऑडिट मैटर, गोइंग कंसर्न, अनसर्टेनिटी, या जो एडिशनल ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ होते हैं वो 4 ओपिनियन, उनमें से कोई इफेक्ट हो रहा होता, क्या उसको भी, इसका भी जिक्र करते सोल्यूशन में, या सिर्फ क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर का करते हैं?
देखें ऑडिट ओपिनियन शायद आप भूल गए, मैंने आपको बताया था रिपोर्ट के क्वेश्चन में इफेक्ट ऑन ऑडिट ओपिनियन पूछे या इफेक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट पूछे, दोनों सूरतों में हमने पूरी रिपोर्ट को जिक्र करना होता है। रिपोर्ट में जहां कहीं इफेक्ट आ जाए हमने उसको कवर करना होता है। वैसे नॉर्मली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में वो इफेक्ट ऑन रिपोर्ट पूछता है, लेकिन अगर कभी कभार इफेक्ट ऑन ओपिनियन आ जाए और उसमें एमसीक्यू मैटर आ रहा हो तो आपने उसका जिक्र जरूर करना है। ठीक है, पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें उसने कहा इफेक्ट ऑन ऑडिट ओपिनियन बताओ, और जब सॉल्यूशन दिया तो उसने कहा अनमोडिफाइड ओपिनियन विद एमसीक्यू मैटर, अनमोडिफाइड ओपिनियन विद अदर मैटर। तो इसलिए जहन में रखें ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी में इफेक्ट ऑन ओपिनियन, केस स्टडी में टेक्निकली स्पीकिंग रिपोर्ट और ओपिनियन में फर्क होता है, ठीक है, लेकिन केस स्टडी सॉल्व करते हुए चाहे वो इफेक्ट ऑन ओपिनियन पूछे इफेक्ट ऑन रिपोर्ट पूछे, उसका जवाब एक ही होगा हमारा। हमने पूरी रिपोर्ट में जहां कहीं इफेक्ट आ रहा है वो बताना। समझ आई ये बात जी? ओपिनियन भी देना है, अगर उसमें ओपिनियन के साथ रिपोर्ट का कोई और हिस्सा इफेक्ट हो रहा है वो भी बताना है। भैया रिक्वायरमेंट कुछ भी हो जाए, केस स्टडी में रिक्वायरमेंट कुछ भी हो जाए, रिक्वायरमेंट बोले रिक्वायरमेंट कुछ भी हो जाए, हमने पूरी की पूरी रिपोर्ट पे इफेक्ट बताना है। शाबाश, केस स्टडी रिपोर्ट की केस स्टडी में रिक्वायरमेंट कुछ भी हो हमने पूरे का पूरा रिपोर्ट पे इफेक्ट बताना है। हाँ, अगर क्वेश्चन में कह देता है कि ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन भी बताओ तो फिर हमने रिपोर्ट पे इफेक्ट तो बताना ही बताना है। उससे पहले जो स्टेप्स लेते हैं हम, जैसे मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं सिचुएशन करेक्ट करने के लिए, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करते हैं, वो भी बताना है। क्लियर हो गया मेरे भाई जी? अगर क्वेश्चन में आपको 5 केसेस देता है और कहता है बताओ कि इन सिचुएशन में रिपोर्ट अनमोडिफाइड होगी कि मॉडिफाइड होगी, तो क्या बताएंगे आप? सारा कुछ इमरात, यानी ये भी बताना है टाइप ऑफ ओपिनियन क्या होगा, और अगर कि अदर मैटर इफेक्ट हो रहा है वो भी बताएंगे। सिर्फ ये नहीं लिख देंगे अनमोडिफाइड रिपोर्ट, मॉडिफाइड रिपोर्ट, अनमोडिफाइड रिपोर्ट, मॉडिफाइड, ये नहीं, ठीक, कंप्लीट एनालिसिस करना होता है हमने जी। और कोई क्वेश्चन 28 पे आइए। 28 में कोई प्रॉब्लम? ए पार्ट में, ए पार्ट पढ़ते हैं क्या कह रहा है। पहले मैं क्वेश्चन में देख रहे हैं अहम इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है। यू आर द पार्टनर इन ऑडिट फर्म करंटली एंगेज्ड इन द ऑडिट ऑफ अल्फा लिमिटेड, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 September 2016 शो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ ₹30 मिलियन, ये अहम इंफॉर्मेशन है, इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। एंड टोटल एसेट्स ऑफ ₹112 मिलियन इररेलेवेंट है, जब प्रॉफिट दे दिया तो ये इररेलेवेंट हो गया, साथ में जो रेवेन्यू या एसेट्स की फिगर देता है। द फॉलोइंग इश्यूज हैव बीन हाइलाइटेड बाय द सीनियर इन चार्ज ऑफ द टीम। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द बिलो इश्यूज ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ। A, sale tax refundable amounting ₹10 million is appearing in the financial statement. सेल टैक्स रिफंडेबल आ रहा है, आपने टैक्स पढ़ा होगा कि जो सेल टैक्स रिफंडेबल हमारा एसेट होता है, हमने बाद में एडजस्ट करवाना होता है। In the auditor's opinion, input tax amounting to ₹8 million is time barred and the company will not be able to claim an adjustment against it. ऑडिटर के ख्याल में 8 मिलियन का टाइम गुजर चुका है क्लेम करने का और कंपनी ने क्लेम नहीं किया था, इसका मतलब 8 मिलियन एडजस्ट नहीं हो सकता, 2 मिलियन हो सकता है। द मैनेजमेंट हाउएवर इज अनविलिंग टू राइट बैक द रिफंड। मैनेजमेंट कह रही है हमने इसको राइट बैक नहीं करना, 10 मिलियन पे रखना, इसको 2 मिलियन पे नहीं लेके आना। बताइए रिकॉर्ड कितने का होना चाहिए था रिफंडेबल? 2 मिलियन, और किया कितने का? मिस स्टेटमेंट कितनी अमाउंट किया? 8 मिलियन की। मटेरियल इमटेरियल परवेसिव क्वालिफाइड ओपिनियन, सिंपल था ये वैसे। बहरहाल जी, कोई इशू इसमें? जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा क्लियर है? 28 में और क्वेश्चन 30 आसिम एंड कंपनी वाला जी। क्वेश्चन 30 में कोई प्रॉब्लम? किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन 30 में? कोई प्रॉब्लम नहीं, सब समझ आ गया जी मेरे भाई। तीसरा थर्ड कह रहा है आमिर ब्रदर्स लिमिटेड इज अंडरगोइंग ए मेजर कोर्ट केस दैट वुड बैंकरप्ट द कंपनी इफ लॉस्ट। इसको जरा अंडरलाइन कीजिए, बैंकरप्ट को, कि अगर कंपनी हार गई तो बैंकरप्ट हो जाएगी।
Directors assessed and disclosed the case as a contingent liability in the financial statements. डायरेक्टर्स ने उसको एज कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर दिया, ठीक है। ऑडिटर्स एग्रीड विद द ट्रीटमेंट एंड द डिस्क्लोजर, ऑडिटर्स मुतमिन है कि ट्रीटमेंट ठीक किया है, डिस्क्लोजर भी ठीक है। इसका मतलब क्या क्या मिस स्टेटमेंट है? जब ऑडिटर ने एग्री कर लिया, इंश्योर कर लिया कि वो ट्रीटमेंट ठीक है, इसका मतलब है मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। तो फिर ओपिनियन क्या होगा? क्या रिपोर्ट में कोई और पैराग्राफ इफेक्ट होगा? कौन सा पैराग्राफ? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। भाई कैसे पता चला कि ये एक्सेप्शनल लिटिगेशन नहीं बल्कि ये तो गोइंग कंसर्न का इशू है? बैंकरप्ट के लफ्ज है। अगर बैंकरप्ट का लफ्ज ना होता तो फिर आपकी बात ठीक थी, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आता एक्सेप्शनल लिटिगेशन के सिचुएशन में। लेकिन यहाँ पे चूंकि बैंकरप्ट का केस, उसने बैंकरप्ट का वर्ड हमें उसने बताया इसीलिए कि ये गोइंग कंसर्न की तरफ, ताकि हम इस क्वेश्चन को आंसर को लेके जाएं। तो ये गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा ऐड होगा रिपोर्ट में जी। और कोई क्वेश्चन? 30 में और कोई प्रॉब्लम?